यस हेलो वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक्स इन आईपी मैट DILRs। जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं आईपी मैट के लिए, तो DILR के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज़न जिनको लोगों को रहता है, मैक्सिमम लोगों को क्लैरिटी नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट एग्जाम में इस सेक्शन को लेकर के थोड़ा स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, क्वांट के सेक्शन में शायद इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता है, VRC में शायद इतना नहीं होता, बट DILR की स्पेशली बात करें तो अलग अलग एग्जाम्स में कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ क्वांट का सेक्शन मिलेगा आपको, DI के 1 या 2 सेट आपको उसी में मिल जाएंगे। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अलग सेक्शन मिलेगा LR का, कहीं कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें LR का सेक्शन अलग है बट DI आपको क्वांट के साथ मिलता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा अलग अलग एग्ज़ाम में। तो आपको ये सब क्लियरिटी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आईपी मैट अगर आप इंदौर दे रहे हैं तो इंदौर में DILR का कोई सेक्शन नहीं है, उसमें क्वांट के सेक्शन में ही आपको DI का और LR का सेट मिलेगा। ठीक है, अगर आप पिछले सालों के एनालिसिस देखेंगे तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली क्वांट के जो MCQ वाला सेक्शन है उसमें एक 5 क्वेश्चन का सेट DI का मिलता है जो प्योरली रीजनिंग बेस्ड रहता है यूजुअली, और ऐसे वाले जो होता है शॉर्ट आंसर वाला जो सेक्शन है इंदौर का, उसमें भी 3 क्वेश्चन का सेट रीजनिंग बेस्ड आ रहा है पिछले 2 साल से। अगर आप इंदौर की बात के अलावा बाकी रोहतक की बात करेंगे तो रोहतक में एक अलग सेक्शन है। रोहतक में DI नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है, पिछले 2-3 साल से नहीं दिख रहा है, बीच में एक बार दिखा है। तो DI के बारे में सर्टेन नहीं है, बट LR डेफिनेटली आता है और LR का एक सेपरेट सेक्शन है, 1/3 सेक्शन ये वेटेज कैरी करता है। जिप मैट में भी 1/3 सेक्शन है जिसमें LR भी आता है और DI के भी 2 से 3 सेट्स आपको मिलते हैं। इसी तरह से जो एग्ज़ाम्स हैं बाकी, अगर आप NPAT टारगेट कर रहे हैं तो सिम्बोसिस का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्राइस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इन सब के हिसाब से आपको अलग अलग थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजीज़ में चेंजेस हो सकते हैं, वेरिएशंस मिल सकते हैं। तो स्पेशली ध्यान रखें जब आप DILR की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपका टारगेट एग्ज़ाम क्या है, उसमें क्या किस तरह का सेक्शन मिलेगा, किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्या क्वांट के साथ मिलेगा कि अलग सेक्शन मिलेगा, कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी रखना आपको ज़रूरी है। सेकंड थिंग, अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनका फोकस या तो क्वांट पे होता है या फिर वर्बल पे वो लोग ध्यान देते हैं, इस सेक्शन पे वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या बहुत बार ऐसा लगता है लोगों को क्योंकि LR में क्या होता है, DI में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, कोई बाउंड्रीज खींच के नहीं बता सकते कि ये 4, 6, 10 टॉपिक कर लो तो इसी में से सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो आपको अलग अलग एग्जाम के हिसाब से आप कुछ जिप मैट में जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है उससे रोहतक में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, जो रोहतक में और जिप मैट में आता है उनसे थोड़ा अलग आपको NPAT में मिलेगा। तो हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से आपको उसके तैयारी के हिसाब से आपको कंसिस्टेंटली उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इस सेक्शन पे ध्यान कम देते हैं, कई सारे लोगों ने ये ओलंपियाड वगैरह में किया होता है तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है आपने किया होगा, ओलंपियाड में किया होगा, बट कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लड रिलेशन आपने किया होगा या सिंबल नोटेशन आपने किया होगा, बट इनमें अलग अलग एग्जाम्स में इनके पैटर्न्स, वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस भी अलग आते हैं। तो जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के को टारगेट करके उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, जैसे अगर आप NPAT टारगेट कर रहे हैं तो NPAT में बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है डिडक्शंस का, जो बहुत सारे एग्जाम्स में नहीं आता। तो NPAT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटिव आपको वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस डिडक्शंस में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो हर एग्ज़ाम के हिसाब से आपको उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे उस एग्ज़ाम के टाइप में जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पे आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक्स करने पड़ेंगे, आपको टॉपिक टेस्ट करने पड़ेंगे, सेक्शन टेस्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ अब, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो DI के क्वेश्चंस बना रहे होते हैं, जब आपको परसेंटेज कैलकुलेशन करना होता है, जब आपको रेशियो निकालना होता है, जब आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करना होता है, तो वो अक्सर कैलकुलेटर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो भी कैलकुलेटर मोबाइल वाला।
ठीक है, जिसको ईजीली बहुत कन्वीनियंटली आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट रिमेंबर, एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ इंदौर की, तो इंदौर में ज़रूर आपको कैलकुलेटर मिलता है IPMAT इंदौर में, बट इंदौर के अलावा किसी भी एग्ज़ाम में, इफ़ यू गो फॉर रोहतक, अगर आप जिपमेट में जाओगे तो उनमें कहीं पर भी आपको, अगर आप अनपैड दे रहे हो तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जब मैं ये बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे, स्टूडेंट्स ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, मैं एग्ज़ाम में नहीं है मेरे पास, बट अभी तो मैं कर ही सकता हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस करने की, आपने अगर कैलकुलेटर को यूज़ करने की आदत डाल दी, तो आप वहाँ जा कर के वो कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जो भी IPMAT का एग्ज़ाम है वो स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। आप उस टाइम फ्रेम में आपको वो क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है तो डेफिनेटली आप वहाँ जाके पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस तो की नहीं है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे घर पे, जब आप तैयारी कर रहे थे, तब तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे थे, एग्ज़ाम में आपको नहीं मिला, तो आपको खुद से वो टेक्निक्स आप सीख ही नहीं पाओगे कि कैसे मैं फास्ट स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं परसेंटेज कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ों पे आपने कभी बात की नहीं, आपने सोचा ही नहीं उन चीज़ों पे, तो आप वो चीज़ें आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं अप्लाई होगा, डेफिनेटली श्योर है। तो आपको बिना कैलकुलेटर, पहले दिन से आपको कैलकुलेटर को साइड में रखना है और बिना कैलकुलेटर ही प्रैक्टिस करना है। इवन अगर आप इंदौर टारगेट कर रहे हो और आपका सिर्फ एक ही टारगेट इंदौर है, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि इंदौर में जो कैलकुलेटर मिलेगा वो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, उसको माउस से यूज़ करना पड़ेगा। आप मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि इंदौर में वैसा कैलकुलेटर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसको यूज़ करना उतना आसान नहीं है जो माउस से आप यूज़ करते हो। कीबोर्ड से एक्सेस नहीं होता है, वो कीबोर्ड एक्सेसिबल होता ही नहीं है। जब आपकी स्क्रीन पे पेपर खुलता है उसके बाद कीबोर्ड काम नहीं करता एग्जाम में। ठीक है, तो आप सिर्फ माउस से ही ऑपरेट कर सकते हो जो कुछ करना है, तो वो माउस से यूज़ करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ऑलवेज अवॉइड कैलकुलेटर, रिमेंबर दिस। ठीक है, ये मिस्टेक कभी नहीं करना। अगला, ये मैं हर बार बोलता हूँ और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उसके रिलेवेंट उस फॉर्मेट पे आपको कम से कम 10, 12, 15, 20, 25 मॉक जब तक आपने नहीं दिए होंगे, आप एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो उसी फॉर्मेट में कि आपको हो, आप अलग अलग एग्जाम के फॉर्मेट भी तो अलग है ना। आपको कहीं पे 2 घंटे का पेपर मिल रहा है, कहीं 2.5 घंटे का पेपर मिल रहा है, कहीं पे आपको 90 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहीं आपको 120 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहीं आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो हर एग्ज़ाम में कहीं सेक्शनल टाइम लिमिट है, कहीं सेक्शन टाइम लिमिट नहीं है। तो आपने जब तक उस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करते हुए 15, 20, 30 मॉक्स नहीं लिखे हैं, आप उस एनवायरनमेंट में रहे नहीं हो जो आपको एक्चुअल वहाँ फील करना है, उस फियर को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने वो क्वेश्चन सेलेक्शंस किए नहीं है, तो आप कैसे आप ये अज्यूम कर सकते हो कि उस एग्ज़ाम में आप बाकी लोगों के रिस्पेक्ट पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। ठीक है, तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि मैं तैयारी अच्छे से कर लेता हूँ, मॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक्चुअल एग्ज़ाम तो दे ही लूँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको उसी फॉर्मेट के 15, 20, 30 मॉक्स लगाने ही चाहिए हर हाल में। तो कभी भी इसको अवॉइड नहीं करना है और डिले नहीं करना। कई लोग इसलिए डिले करते हैं कि मैं पहले सिलेबस निपटा लूँ, पहले सिलेबस ख़त्म कर दूंगा उसके बाद मॉक दूंगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो, मॉक जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा हो या आपके लिए बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल नया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो कम से कम आप चीज़ों को सेलेक्ट करना सीखोगे कि कौन सा मेरे लिए आसान है, कौन सा मेरे लिए मुश्किल है, क्या मैं पहले प्रायोरिटी पे दूँ, कि इसको मैं बाद में रखूँ। ये सब चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेबस कितना हुआ है, आपने कितना पढ़ा है, मॉक्स ज़रूर 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 अपीयर करना है, कभी भी इसको डिले मत करिए। और एक आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं कि मॉक्स दे भी लिया अगर, ठीक है, या तो मॉक्स लिखते नहीं, और अगर मॉक्स लिख रहे हैं तो बस मॉक लिखा और आगे बढ़ गए, मॉक्स लिखा, आगे तैयारी शुरू कर दी। बट आपने अगर उसको एनालाइज नहीं किया कि आपने पिछले मॉक में क्या किया, कितना परफॉर्म किया, आपका एक्चुअल एग्जाम में टारगेट क्या है, पिछले सालों के, अगर मैं इंदौर टारगेट कर रहा हूँ, मैं रोहतक टारगेट कर रहा हूँ, पिछले सालों के उसके कट ऑफ क्या है, क्या आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका गैप कितना है। ठीक है, आपको कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, किस में आपको कट ऑफ, जस्ट कट ऑफ निकालनी है, किसके बेसिस पे आप सबसे अच्छा परफॉर्म करके उसमें आप ओवरऑल कट ऑफ निकालोगे, बाकी लोगों को आप कैसे
मात दे सकते हो, ठीक है। होता ना कुछ आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कि मेरे को ये वाला सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है तो इसके बेसिस पे मैं बाकी लोगों को पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन ये मेरा वीक है तो मैं इसमें जस्ट कट ऑफ निकाल लूँगा। ये सब चीज़ें आप एनालाइज नहीं करोगे अपने को और टेस्ट को, अपने मॉक को, तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, आपके वीक एरियाज़ क्या हैं। आपको अगले मॉक में और क्या स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा। क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपके हमेशा गलत हो रहे हैं, क्या ये टॉपिक के क्वेश्चंस क्या हमेशा सही हो जाते हैं आपके, ठीक है। क्या इसमें आपको और वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ये सब कैसे पता लगेगा आपको, ये सब तब पता लगेगा आपको जब आपने मॉक्स को एनालाइज किया होगा, ठीक है। तो मॉक्स को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आप चाहते हैं एक अच्छा ड्रीम कॉलेज जिससे कि आप जिसमें कि आप एक बहुत अच्छा करियर देख पाएँ। तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।